आ गया लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब लड़की का लड़की से प्रेम, मतलब एक लड़की दूसरे लड़की से प्रेम कर सकती है, उसके साथ विवाह भी कर सकती है, उसके साथ रह भी सकती है, उसकी यह निजता है, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। ऐसा आपने अखबारों में देखा होगा। दूसरी बात, गे यानी लड़का का लड़का से प्रेम। एक लड़का दूसरे लड़के से प्रेम कर सकता है, एक लड़का दूसरे लड़के से विवाह भी कर सकता है, दोनों साथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा था। मूल अधिकार में नेक्स्ट टॉपिक है आज का जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे से डिटेल में, फिर भी वैसे बता दे रहा हूँ। ऐसे अधिकार जो मनुष्य के विकास के लिए अति ही आवश्यक होते हैं, वो चाहे सामाजिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो या नैतिक दृष्टि से हो, मतलब सभी तरीके से जो विकास मनुष्य का विकास जिस भी तरीके से किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें इसी मूल अधिकार वाले चैप्टर में दिया गया है। आज उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आर्टिकल 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। और आप जानते हैं कि इसी फ्रीडम के लिए, इसी स्वतंत्रता के लिए भारत ने 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर भारत आजाद हुआ। तो उसी आजाद होने के संबंध में जब भारत आजाद हुआ तो अपना जब संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तो उसमें व्यक्ति को भी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई है। जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, 21 है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई है कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर आर्टिकल आप 19 से 22 तक देखेंगे तो एक बार मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल से बताऊंगा। तो जैसे आर्टिकल 19 है, इसमें आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है और आर्टिकल कौन सा है, 22 है। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो आर्टिकल 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है फ्रेंड्स, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है आर्टिकल 20 है, 20 में दिया गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जैसे भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 226 है। ऐसे ऐसे जो प्रमुख आर्टिकल है उन्हीं आर्टिकलों में आता है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है फ्रेंड्स, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ बात की गई है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 22 में है मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। क्या है, मनमानी गिरफ्तारी पर क्या है, प्रतिबंध है। मतलब पुलिस जैसे चाहे वैसे आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटों के भीतर जो निकटतम न्यायालय रहेगा वहां पर पेश करना होगा। तो ये सभी बातें आर्टिकल 22 में कही गई है। तो अगर आप वैसे वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो पहले ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता था कि आर्टिकल 19 में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है। ये पहले एग्जामों में पूछा जाता था ऐसे। लेकिन आज का ट्रेंड क्या है, चेंज हो गया है और आप जानते हैं कि कितना परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन के साथ साथ हमें भी परिवर्तन होकर पढ़ना चाहिए। और परिवर्तन होकर कैसे पढ़ेंगे, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें डिटेल में जाइए कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। क्योंकि आज का जो
क्वेश्चन का ट्रेंड है ना, वो क्या डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, बल्कि जाकर कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है, किस आर्टिकल से संबंधित है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब मैं एक एक को डिटेल से बताऊंगा। जैसे पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? तो विचार आप वही विचार है जो आप अपने मन में विचार लाते हैं, तरह तरह के विचार लाते हैं, उस विचार को आप अभिव्यक्त करते हैं। और आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं? कुछ अभिव्यक्ति तो आप बोलकर करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स? बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं। और क्या करते हैं? लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं। इसके अलावा संकेत में भी आप क्या करते हैं? अभिव्यक्ति करते हैं। संकेत का आशय इशारे से है। क्या है? इशारे से है फ्रेंड्स। क्या है? इशारे से है। आपके मन में कोई विचार आ रहा है, अच्छा आपके मन में कोई विचार आ रहा है, उसे आप लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और उसे लिखकर और उसे बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे भाषण देकर आप कोई मान लीजिए किसी पार्टी से जुड़ गए हैं, जनता को सराहना दे रहे हैं कि मैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं इसके बदले में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बात अपनी जगह है, लेकिन बोलकर भी आप अपने मन की बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसी आर्टिकल 19 की जो आर्टिकल 19 मुझे मूल अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, लिखने की स्वतंत्रता देता है। इसी के तहत मैं आज यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो यही आर्टिकल मुझे कौन आजादी देता है? आर्टिकल 19। इसी के तहत जो प्रेस मीडिया है उनको भी स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में ही। इसके अलावा जो आप झंडे फहराते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही दी गई है। इसके अलावा जो आप सूचना का अधिकार, एक है ना आरटीआई, सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत ही आप मांगते हैं। आर्टिकल 19 के तहत ही आप क्या करते हैं? सूचना का अधिकार मांगते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो भी बातें हैं आप आर्टिकल 19 से ही संबंधित है। आप के मन में कोई विचार आ रहा है, आप कोई चिंतन कर रहे हैं, तो उसे बोलकर किसी को बता सकते हैं। उसे अभिव्यक्ति का मतलब वही बताना, दूसरे को बताना। वो चाहे बोलकर बताओ आप, चाहे लिखकर यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से आप कह सकते हैं, या नोवेल उपन्यास लिखकर आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा संकेत, जैसे संकेत मतलब संकेत या इशारे के माध्यम से भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने दिल की बातों को। और इसी में आपको स्वतंत्रता दी गई है। आपके मन में जो भी बातें विचार आए उसे आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप जैसे किसी से प्रेम भी कर सकते हैं, प्रेम भी करते हैं, तो आप इसी आर्टिकल 19 के तहत बोल सकते हैं। आप समझ ही रहे हैं क्या बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। और इसके तहत आप अगर अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो यह आप कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे मोदी जी संडे को रेडियो में आते हैं ना 11 बजे, अपने मन की बात रखते हैं। तो मन की बात जो रख रहे हैं वो आर्टिकल 19 के तहत ही उन्हें अधिकार मिला है गया है, 19 के तहत ही उन्हें स्वतंत्रता मिली है, तभी वो बोल पा रहे हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 19 का आशय यही है फ्रेंड्स, कि आपके मन में, जिहन में, चिंतन में जो आपके विचार आ रहे हैं उसे बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, उसे लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, उसे संकेत या इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने मन की बात को दूसरे को बता सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रताएं कहाँ दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है। तो आर्टिकल 19 में इतना ही नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि इसे 6 खंडों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल 19 को 6 खंड में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2) और 3, 4, 5, 6 इस तरह से आर्टिकल 19(1), 2, 3, 4, 5 इस तरह से विभाजित किया गया है। और जो ये आर्टिकल आपका 19(1) है, इसे भी 6 उपखंडों में विभाजित किया गया है। कितने? 6 उपखंड में विभाजित किया गया। कितने फ्रेंड्स? 6 उपखंड में विभाजित किया गया है। जैसे 19(1) का या ए, 19(1) खा गा, इस तरह से। तो आप इसे भी डिटेल से देख सकते हैं। 19(1) का है, खा है,
गा है, घा है, अंगा है और छा है। क्या है फ्रेंड्स? छह है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही था। कि एक था संपत्ति का अर्जन एवं व्ययन, किसमें था? आर्टिकल 19 एक चा में था, लेकिन उसे हटा दिया गया था। उसे हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 21 जब पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल से उसे बताएंगे। तो आर्टिकल 19 एक में कहा गया है कि आप अपना विचार, यानी इसी को सेम स्वतंत्रता यही दी गई है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार या भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ पर? यहीं पर आर्टिकल 19 का में ही कहा गया है आप विचार अभिव्यक्ति की, और खा में कहा गया है आप सभा कर सकते हैं। क्या? सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। गा में आप संगम, यानी कि आप कोई पार्टी बना सकते हैं या संगठन बना सकते हैं। क्या? कोई पार्टी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, इस तरह से। और घा में कहा गया है कि आप विचरण या संचरण कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। अंगा में कहा गया है आप कहीं पर निवास कर सकते हैं या बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 19 एक छा में कहा गया है कि आप कोई कारोबार कर सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। देखिए आर्टिकल 19 एक उपखंड का में कहा गया है, जो अभी मैंने सारी बातें बताया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी भाषण कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना, अपने मन की बातों को रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, खा में कहा गया है सभा या सम्मेलन। मान लीजिए आप बोलने में अच्छे माहिर हैं, आपने एक संगठन बना लिया, एक पार्टी बना लिया, तो आप सभा करने लगे। क्या? एक मिनट, पहले देखें, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पहले में। दूसरे में आप अब 2-2, 4-4 लोगों को मिलाकर आप क्या सभा करने लगे ना, सम्मेलन करने लगे। और गा में क्या है? संगम यानी संगठन। अब जब आप सभा करने लगे, सम्मेलन करने लगे, आपके पास काफी मात्रा में जनता हो गई, तो आपने क्या किया? एक संगठन यानी कि एक पार्टी आपने बना लिया। तो गा में क्या है? आप एक पार्टी मान लीजिए बना लिए, ऐसे याद करना है। घा में क्या है? विचरण या संचरण की स्वतंत्रता। मतलब कि आप भारत पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात में गौर माथा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबूती तक, मतलब कि आप पूरे संपूर्ण भारत में 28 राज्य जो है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं। मतलब आप कहीं भी जा आ सकते हैं, आपको पूरी आजादी आर्टिकल 19 एक घा के अंतर्गत दी गई है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ पर जनजाति रहती है, अब आप वहां पर कहें कि मैं यहाँ जाऊंगा, तो वहां पर आपको रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ जनजातियां खूंखार होती हैं, वो आपको मार काट सकती हैं, इसलिए वहां पर आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है 19 एक घा, निवास करने यानी बस जाने। आप मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, आप गए शिमला घूमने, शिमला में आपको अच्छा लगा, आपके पास पैसा है, आपने वहां पर क्या जमीन ले लिया, वहां पर निवास करने लगे, बस गए, स्थायी रूप से बस गए। तो आप पूरे भारत में कहीं भी आप स्थायी रूप से बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? आर्टिकल 19 एक अंगा में दी गई है। अच्छा में क्या किया है? अब आप जब वहां बस गए तो क्या करेंगे? कोई ना कोई कारोबार करेंगे ना, कोई ना कोई आप कारोबार करेंगे, तो जो व्यापार करेंगे इसकी स्वतंत्रता, कारोबार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 एक छा के अंतर्गत की गई है। लेकिन इन सभी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे जो ये आर्टिकल 19(2) है, इसके तहत ये वाली स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) के तहत इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, आर्टिकल 19(3) के तहत इसे, आर्टिकल 19(4) के तहत इसे, और आर्टिकल 19(5) के तहत इसे, और 6 के तहत इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई विचार किया, भाषण दिया, उस भाषण से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है, या लोक शिष्टाचार बढ़ता है,
लोक व्यवस्था बिगड़ रही है या न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, तो इन सभी स्थितियों में क्या होगा कि आपकी बोलती बंद कर दी जाएगी। मतलब वो आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, अगर आप देश के हित के लिए बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप देश के विरुद्ध जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आर्टिकल 19(2) के तहत आपको बंदी, मतलब कि आपकी बोलती बंद कर दी जाएगी। मतलब आप जैसे अब देश की एकता है, अखंडता है, लोक व्यवस्था है, ये सब नहीं बिगड़नी चाहिए ना। जैसे देश की एकता के कारण ही भारत आजाद हुआ है, तो ये सब नहीं बिगड़ना चाहिए, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके सभा सम्मेलन करने से, आपके गुट बनाने से कोई भी ये सभा सम्मेलन कैसे होगा? निरायुध, मतलब कि आप कट्टा हथियार लेकर, तलवार लेकर कोई भी सभा सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। निरायुध करेंगे, निरायुध मतलब हथियार विहीन करेंगे क्या? सभा या सम्मेलन। और अगर आप कोई भी, मान लीजिए आप कट्टे लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपको आर्टिकल 19(3) के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आप सभा सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। आप किसी पार्टी के माध्यम से आपने एक पार्टी बना ली, संगठन बना लिया, उसी संगठन के कारण आप हड़ताल करवा दे रहे हैं, तो आर्टिकल 19(4) के तहत 1(4) के तहत क्या होगा? प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी में सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया है। क्या? सहकारी सोसाइटी। क्या फ्रेंड्स? सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया है, सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया है। ये 97वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, सरकारी सोसाइटी 97वें संविधान संशोधन के तहत। आप विचरण कर रहे हैं तो इस पर भी प्रतिबंध लगा, विचरण करेंगे और बस जाएंगे, ये दोनों पर प्रतिबंध आर्टिकल 19(5) के तहत लगाया जाएगा। और कारोबार आप कर लीजिए, मान लीजिए आप किसी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे देश की एकता अखंडता खंडित हो, तो आपको आर्टिकल 19(1)(6) के तहत आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप लड़कियों का खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर कोई कारोबार आप कर रहे हैं, तो आपको आर्टिकल 19(1)(6) के तहत आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आर्टिकल 19(1) हुआ। कुल मिलाकर आर्टिकल 19 में 6 खंड है। आर्टिकल 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 हैं, और आर्टिकल 19(1) के 6 उपखंड है, का, खा, गा, घा, अंगा, 6 भी था, लेकिन उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उसे आर्टिकल 19(1)(4) से हटाकर संपत्ति का अर्जन बैन था, तो उसे 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो उसे मैं आर्टिकल जब 31 पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, उसे भी हटा दिया गया है। काम है विचार एवं भाषण करने की, दूसरा सभा करने। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप भाषण कर रहे हैं, फिर आपने सम्मेलन करने लगा, उसके बाद आपने एक पार्टी बना लिया, फिर घूमने लगे, फिर घूमते घूमते आप जैसे बाहर गए कहीं, वहां पर बस जाएंगे, उसके बाद वहां पर क्या करेंगे? कारोबार करेंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 19(a) आपका समाप्त हुआ। आपके समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं रिवाइज करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 20 में भी आर्टिकल 20(1) है, 2 है और 3 है। आर्टिकल 19(1) है, 2 है, आर्टिकल 20 को भी 3 खंडों उपखंडों में विभाजित किया गया है। 3 खंडों में आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2) और आर्टिकल 20(3). इसमें कहा गया है भूतलक्षी। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। क्या? विधियों से क्या है? संरक्षण है, विधियों से संरक्षण है। और इसमें कहा गया है दोहरे दंड से क्या है? संरक्षण है। और इसमें कहा गया है अपने विरुद्ध गवाही या साक्षी से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि आपको अपराधी तभी समझा जाएगा जब आपने कोई अपराध किया हो। मतलब आप कोई अपराध करते हैं तभी आपको अपराधी समझा जाएगा। और आर्टिकल 20(1) में कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई अपराध किया, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई, मान लीजिए झूरेलाल हैं, कौन है? ये झूरेलाल है। झूरेलाल ने एक मच्छर को क्या किया?
झूरेलाल ने एक मच्छर को मार डाला, झूरेलाल ने एक मच्छर को मार डाला, लेकिन आज के कानून में मच्छर को मारना क्या कोई सजा है? कोई भी सजा नहीं है। तो यहाँ पर झूरेलाल को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, यही बात कही जा रही है आर्टिकल 20(1) में। भूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब जब तक मच्छर मारे जाने पर कोई कानून नहीं बन जाता, कोई दंड नहीं बन जाता, तब तक आपको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए आपने आज कोई झूरेलाल ने आज क्या किया, मच्छर मारा, आज मच्छर के लिए कोई भी कानून नहीं बना है कि उसे मच्छर को मारने से इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा, तो झूरेलाल कोई भी सजा नहीं काटेंगे, कोई भी जुर्माना नहीं देंगे, वो मच्छर को मार सकते हैं। लेकिन आज के बाद या आज ही मच्छर मारने के बाद कोई कानून बन जाता है कि मच्छर मारने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो झूरेलाल 100 रुपए का जुर्माना नहीं देंगे, क्योंकि ये भविष्य में लाया गया है कानून, पहले नहीं लाया गया था। तो इसे भूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण दिया जाता है कि मतलब आपने आज कोई दंड किया है, तो अगर आज के डेट में वो कानून नहीं बना है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। कल से वो कानून बनेगा तो कल के बाद जो वो दंड करेगा उसके ऊपर लागू होगा। आर्टिकल 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण। मान लीजिए आपने कोई एक अपराध किया, झूरेलाल ने एक मच्छर को यहाँ मारा, एक मच्छर को यहाँ पर मार दिया। अब मच्छर मारने के लिए 100 रुपए जुर्माना है, तो झूरेलाल जैसे ही इस मच्छर को मारे और इस मच्छर को मारे, अब मारे तो मच्छर को ही है ना, तो केवल मच्छर को ये 100 रुपए ही जुर्माना इनको देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मच्छर 2 मच्छर को मारे हैं तो 200 रुपए जुर्माना, ऐसा नहीं है। मतलब कि जितना दंड दिया, दोहरा दंड, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरे में है आर्टिकल 20(3), मतलब अपने विरुद्ध गवाही या साक्षी बनने से संरक्षण दिया जाता है। जैसे मूवी में आप देखे होंगे कि पुलिस उसे गुंडे को इतना मारते हैं कि वो कबूल कर लेता है कि मैं ही अपराध किया है। तो इस तरह से मान लीजिए आपको कोई डरा धमका कर आपको कबूल करवा रहा है, लेकिन आपको जब न्यायालय में ले जा रहा है तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि इन्होंने मुझे डरा धमका कर मेरे विरुद्ध ही गवाही साक्षी बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको भी वहां पर न्यायालय में न्याय मिलेगा। तो इस तरह से आर्टिकल 20 में कहा गया है कि जैसे आपने कोई दंड, जब तक आप कोई अपराध नहीं करेंगे तब तक पहली चीज आपको अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। पहला पॉइंट ये कहा गया है आर्टिकल 20(1) में कि आपको आज जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो अगर कानून बना है तभी, कोई दंडनीय कानून बना है तभी आपके ऊपर कानून लागू होगा। ये कहिए कि कोई कानून तुरंत बनाकर आपके ऊपर लागू कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आर्टिकल 20(2) में कहा गया है कि जैसे झूरेलाल ने 2 मच्छर मारा, तो मच्छर मारने के लिए 100 रुपए जुर्माना है, तो केवल 100 ही रुपए देंगे, 200 रुपए नहीं देंगे। तो इस तरह से ये दोहरे दंड से आपको संरक्षण दिया जा रहा है। तीसरा कहा गया है कि अपने ही विरुद्ध गवाही या साक्ष्य बनने के लिए कोई आपको क्या मजबूर नहीं कर सकता है। आपको मान लीजिए मार धमका कर मजबूर भी किया, लेकिन आप जाकर न्यायालय में उसे न्यायालय को आप बता सकते हैं। अगला है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह व्यक्ति के विकास के लिए सबसे बड़ी भूमिका है। यह व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। क्या? व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। प्राण का आशय जान, यानी प्राण से ही है। जो आपके शरीर के भीतर जो प्राण है, उसी प्राण की बात हो रही है। दैहिक का आशय देह से है। क्या? जो आपकी शरीर दिखाई दे रही है, उसी की बात हो रही है। तो आपकी प्राण और देह की रक्षा, आप अपने प्राण और देह की रक्षा स्वयं करेंगे, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में कही गई है कि आप क्या गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, अपने देह की रक्षा करेंगे, आप पाउडर क्रीम लगा सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप प्राण एवं अपने देह की सुरक्षा करेंगे। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें बहुत सारे वाद आए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। जैसे एक मेनका गांधी वाद आया था। कौन सा? एक मेनका गांधी वाद आया था 1978 में। मेनका गांधी वाद आया था 1978 में। एक मोहिनी जैन वाद आया था। कौन सा? मोहिनी जैन वाद आया था
और एक आया था एम.सी. मेहता, एम.सी. मेहतावाद आया था, एम.सी. मेहतावाद आया था। एक पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी वाद आया था। क्या? पुट्टास्वामीवाद। तो जब मेनका गांधीवाद आया था तो इसमें विदेश जाने का अधिकार भी दिया गया। क्या फ्रेंड? विदेश जाने का अधिकार दिया गया, विदेश जाने का मूल अधिकार दिया गया। पहले अधिकार ही था लेकिन इसे 1978 में मूल अधिकार बना दिया। मोहनी जैनवाद में शिक्षा को क्या किया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। एम.सी. मेहतावाद में स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, क्या? स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार दे दिया गया। पुट्टास्वामीवाद में निजता का अधिकार दे दिया गया। क्या? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार दे दिया गया। तो आपसे टीसीएस जैसे एग्जामों में पूछेगा कि किस वाद में किन अधिकारों को दिया गया। जैसे पूछा कि मेनका गांधीवाद में तो विदेश जाने का अधिकार दिया गया, मोहिनी जैनवाद में शिक्षा को मूल अधिकार दिया गया, और एम.सी. मेहतावाद में स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार दिया गया है, पुट्टास्वामीवाद में निजता का अधिकार दिया गया है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। शिक्षा को देखिए, एक होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है फ्रेंड्स? एक होता है 86 यानी 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा फ्रेंड्स? 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और इसमें क्या किया जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कितना? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हें मूल अधिकार दे दिया गया। संविधान संशोधन होता है और इसी में आर्टिकल 21 का जोड़ा जाता है और इसी 21 का में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। तो आपको इतना समझना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसमें 21 का जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21 में का जोड़ा जाता है। 21 का या ए पूछेगा, इसी में क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यह मूल अधिकार। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा की बात 3 जगह आती है। एक आर्टिकल 21 का में आता है, एक आर्टिकल 45 में आता है और आपके मौलिक कर्तव्य जो है वो 11वें मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा की बात आती है। तो आर्टिकल 45 डीपीएसपी का विषय है, तो इस पर मैं बाद में बात करूंगा जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। इसमें पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यही आर्टिकल 45 में रखा गया था, लेकिन इसमें 86वां संविधान संशोधन होता है और 21 का जोड़ा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ 21 का में यहाँ से निकालकर 21 के का में रख दिया जाता है। और आर्टिकल 45 में प्रेजेंट टाइम पे अगर पूछे तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 45 में है। यह एक नीति निर्देशक तत्व है, तो वहां पर जब मैं बात करूंगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको डीपीएसपी में। तो ये क्या हो गया? शिक्षा। अब एक मैंने अभी बताया था कि पुट्टास्वामीवाद में निजता का अधिकार दिया गया। क्या फ्रेंड्स? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ये क्या है? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये क्या है? निजता का अधिकार, ये क्या है? तो निजता का अधिकार न्यायालय ने कहा कि जो मोदी जी ने आधार कार्ड को सभी चीज पर लागू कर दिया था कि चाहे खाता हो या आप सिम कार्ड ले रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। तो न्यायालय ने इसी पुट्टास्वामीवाद में कहा कि यह निजता के अधिकार के विरुद्ध है। मतलब कि जहां पर मोदी जी जो ये लगा रहे हैं आधार कार्ड वाला मामला, जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप मुंबई जा रहे हैं यानी महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो जैसे ही आप मुंबई पहुंचने लगेंगे आपके
फोन पर तरह तरह के एसएमएस आने लगेंगे कि ओएलओ होटल है, केएफसी होटल है, तो मतलब इस तरह से जो मैसेज आते हैं, मतलब कि आपको पहुंचने से पहले आपको पता चल जा कंपनी वालों को पता चल जा रहा है कि यह व्यक्ति फला जगह से फला जगह जा रहा है, तो यह क्या निजता के अधिकार के विरुद्ध है। तो इस पर प्रतिबंधित लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए न्यायालय ने कहा कि आप आधार कार्ड अनिवार्य करिए, लेकिन जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई लाभ ले रहा हो ना, सामाजिक आर्थिक रूप से कोई लाभ ले रहा है, कोई आप योजना ले आ रहे हैं, अगर उस योजना का कोई लाभ ले रहा है तो वहां पर आप आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से नहीं लगा सकते हैं। यही निजता के अधिकार में के अनिजता के अधिकार की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा था पुट्टा स्वामीवाद में। और ये पुट्टा स्वामीवाद कब आया था? तो 2017 में। कब? 2017 में पुट्टा स्वामीवाद आया था। 2017 की ये बात हो रही है। उसके बाद इसकी न्यायालय ने और उदार व्याख्या की कि निजता का आशय यह है कि फ्रेंड, निजता का आशय यह है कि व्यक्ति कैसा रह रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कैसा रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किस पार्टी को वोट दे रहा है, किस धर्म को अपना रहा है, यह उस व्यक्ति की निजता है। आप उसके साथ हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती। सरकार ही नहीं, कोई व्यक्ति भी दूसरा उसके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब एक ही जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहां पर रह रहा है, किसको वोट दे रहा है, कौन सा धर्म अपना रहा है, यह उसकी निजता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ रात में रह रहा है, तो वहां पर पुलिस रेड नहीं डाल सकती, मतलब वहां पर पुलिस छापा नहीं मार सकती। यहां तक भी न्यायालय ने उदार व्याख्या की। जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो आम बात हो गई है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी है जो पढ़ाई का गढ़ है, वहां पर भी आज भी जो रूम ओनर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में लेकर आता है, तो उसका जो रूम ओनर होता है वो उसका दुरुपयोग करता है, यहाँ तक कि उसका दुरुपयोग करता है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। और उसे क्या शोषण भी उसका करता है, उसे ब्लैकमेल भी करता है। तो इस तरह से रूम ओनर को नहीं करना चाहिए। और अगर वो लड़का चाहे तो उन्हें अच्छी तरीका से आर्टिकल 21 के तहत फंसा सकता है, लेकिन बच्चा भी सोचता है कुछ भी तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन तो निजता के अधिकार में यही कहा गया है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, गोपनीयता की स्वतंत्रता इसे कहा जाता है, एकांतता की स्वतंत्रता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे चाहे वैसे रह रहे हैं, यहाँ तक कि आप सो रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं गहरी नींद में, कोई आकर जगा रहा है तो वो भी आपके क्या कोई गलत, अब ये नहीं किया आपके पापा जी सुबह 5 बजे उठा रहे हैं, चलो बेटा उठ पढ़ना है, तो आप उनके विरुद्ध ही न्यायालय में आप पहुंचे, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये दूसरों के लिए है, अब अपनों के लिए नहीं, क्योंकि अपने जो होते हैं ना वो आपके बढ़ने के लिए उठाते हैं। ऐसे आपको 5 बजे उठा रहे हैं तो पढ़ने के लिए, ये आपके हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो ये निजता होती है, कुछ व्यक्तिगत निजता होती है। इसी निजता को देखते हुए न्यायालय ने एक समलैंगिकता है, क्या है फ्रेंड्स? समलैंगिकता है। समलैंगिकता धारा 377 में है। ये धारा है फ्रेंड्स, आर्टिकल नहीं है, धारा 377। एक प्रश्न पूछा गया था, ये 2018 में पारित हुआ था। ये प्रश्न 2019 या 18 के पीसीएस पेपर में ही पूछा गया था कि धारा 377 से संबंध किससे है? तो समलैंगिकता। तो धारा समलैंगिकता का आशय क्या है? समलैंगिकता का आशय यह है फ्रेंड, जो एलजीबीटी वाले व्यक्ति हैं, जो एलजीबीटी वाले व्यक्ति होते थे, उनको धारा 377 रोकती थी। इसीलिए धारा 377 को समाप्त कर दिया गया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया, और समलैंगिकता को पारित कर दिया गया, यानी बढ़ावा दे दिया गया, समलैंगिकता को छोड़ दे दिया गया। समलैंगिकता का मतलब क्या होता है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। एलजीबीटी के जो व्यक्ति होते हैं, एलजीबीटी का आशय क्या है? एलजीबीटी का आशय क्या है? यल का आशय है फ्रेंड्स
लेस्बियन से, और जी का आशय है गे से, बी का आशय है बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल, और टी का आशय है ट्रांसजेंडर से। क्या है? ट्रांसजेंडर से। किससे है? ट्रांसजेंडर। तो एलजीबीटी को धारा 377 क्या करती थी? धारा 377 रोकती थी, यानी इसी को समलैंगिकता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समलैंगिकता कहते हैं, समलैंगिकता कहते हैं ना। तो एलजी का आशय है लेस्बियन। लेस्बियन का आशय यह है फ्रेंड्स कि कोई लड़की से प्रेम। पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं। ये का आशय है लड़का का लड़के से प्रेम। बाइसेक्सुअल का आशय क्या है? लड़की का लड़के और लड़की दोनों से प्रेम। और ट्रांसजेंडर का आशय है किन्नर। समलैंगिकता यानी धारा 377 को अवैध घोषित किया गया, समलैंगिकता को बढ़ावा दिया गया, पारित किया गया। इसके तहत निजता के अधिकार के तहत ही इसे क्या एलजीबीटी को बढ़ावा दिया गया। इन्हें कहा गया लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब लड़की का लड़की से प्रेम, मतलब एक लड़की दूसरे लड़की से प्रेम कर सकती है, उसके साथ विवाह भी कर सकती है, उसके साथ रह भी सकती है, उसकी यह निजता है, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। ऐसा आपने अखबारों में देखा होगा। दूसरी बात, गे यानी लड़का का लड़का से प्रेम। एक लड़का दूसरे लड़के से प्रेम कर सकता है, एक लड़का दूसरे लड़के से विवाह भी कर सकता है, दोनों साथ में रह भी सकते हैं। आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव हुआ है भारत में पिछले 2-3 वर्षों से, जब से यह धारा 377 अवैध घोषित किया गया है। कई लड़के लड़कों से शादी कर चुके हैं। तो ये लड़के का लड़के से प्रेम को बढ़ावा जी देता है, क्या देता है? समलैंगिकता देता है। बी से बाइसेक्सुअल मतलब एक लड़की है वो लड़के से भी प्रेम कर सकती है, एक लड़की से भी प्रेम कर सकती है, दोनों से प्रेम कर सकती है, यह भी समलैंगिकता के तहत ही कर सकती है। ट्रांसजेंडर किन्नर जो होते हैं वो भी अपना प्रेम विवाह कर सकते हैं, या वैसे भी विवाह कर सकते हैं। तो किन्नर को भी विवाह करने का मौका मिला गया, एक सम्मान पूर्वक वो भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको समलैंगिकता यह धारा 377 से संबंधित है, यह धारा 377 से संबंधित है। इसे क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? 2018 में। इसे अवैध जब घोषित किया गया तो इन सभी चीजों को स्वतंत्रताएं मिली। लेस्बियन यानी लड़की का लड़की से प्रेम, लड़की से साथ विवाह कर सकती है, रह सकती है, शादी कर सकती है। ये यानी लड़का का लड़के के साथ प्रेम हो सकता है, लड़का शादी कर सकता है और दोनों रह सकते हैं। बाइसेक्सुअल यानी लड़के और लड़की दोनों से प्रेम हो सकता है। ट्रांसजेंडर यानी किन्नर भी अपना विवाह कर सकते हैं। इसके बाद एक है एडल्ट्री की धारा 497। क्या है फ्रेंड्स? एक है एडल्ट्री की धारा, कौन सी? एडल्ट्री कानून की धारा 497। कौन सी है फ्रेंड? 497। अब ये क्या कहता है? एडल्ट्री कानून की धारा 497 को भी अवैध घोषित कर दिया गया। क्या अवैध घोषित क्यों किया गया? क्योंकि जो ये धारा 497 थी, यह पुरुष को मालिकाना हक देती थी। मतलब जैसे एक स्त्री है, एक महिला है, तो महिला का
महिला पर पुरुष का मलिकाना हक देती थी, मतलब पुरुष को मालिक समझा जाता था। क्यों? क्योंकि पुरुष, जैसे मान लीजिए एक झूरेलाल है, कौन है भैया? झूरेलाल। झूरेलाल के आगे झूरेलाल है, इन्होंने शादी की। क्या? इन्होंने शादी की, गांव में शादी इन्होंने की, और शादी करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने भाग चले आए मुंबई। झूरेलाल ने गांव में शादी की, उसके बाद चले आए मुंबई, और मुंबई में इन्होंने दूसरे लड़की या महिला के साथ संबंध बनाने लगे। तो इसकी छूट धारा 497 देती थी, लेकिन महिलाओं को वहीं पर छूट नहीं देती थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के खिलाफ था, ऐसा समझा जाता था पहले। इसीलिए धारा 497 में झूरेलाल को तो दी जा रही है स्वतंत्रता, मतलब झूरेलाल गांव में आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, मुंबई कमाने जाते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, लेकिन झूरेलाल की पत्नी को यह ऐसा अवसर नहीं दिया जा रहा है। तभी न्यायालय ने सोचा कि इस धारा 497 को हटा ही देते हैं, इसको अवैध घोषित कर देते हैं, और जो झूरेलाल की पत्नी है उसे भी मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं कि अगर झूरेलाल जाकर मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, तो झूरेलाल की पत्नी जाकर अपने मायके में भी बॉयफ्रेंड बना सकती है। इसकी स्वतंत्रता किसने दी? तो न्यायालय ने दी। क्यों? क्योंकि धारा 497 को डिलीट कर दिया गया, हटा गया। मतलब कानून ने कहा, न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के मालिक और गुलाम के संबंध नहीं है, बल्कि ये दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं। अतः अगर दोनों चाहें तो वो पतिव्रता रह सकती है, वो पत्नी व्रता रह सकती है। मतलब दोनों चाहें तो दोनों हमेशा के लिए शाकाहारी रह सकते हैं। लेकिन अगर झूरेलाल अगर मुंबई में जाकर कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो झूरेलाल की पत्नी को भी यह अधिकार दिया गया, ये अपने मायके में जाकर या कहीं पर भी जाकर बॉयफ्रेंड बना सकती है। यही एडल्ट्री कानून की धारा 497 में कहा गया है। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बड़ी ही उदार है, इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये 4 आर्टिकल तो ऐसे हैं कि सभी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 22 में आते हैं, तो आर्टिकल 22 में 3 बातें कही गई। कितनी बातें? 3 बातें कहे गए हैं। मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के भीतर क्या न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। कहाँ पर? न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस 24 घंटे में न्यायालय में जैसे ले जा रहे हैं तो उसका समय नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है कि शीघ्र ही गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। क्या? गिरफ्तारी का शीघ्र ही क्या कारण बताना पड़ेगा। क्या? कारण बताना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, यानी कि बातचीत कर सकता है छुड़वाने के लिए ना, जो पैसा देते हैं, तो इस तरह से बातचीत कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई अपराध किया है कोई व्यक्ति, झूरेलाल को ही मैं पकड़ूंगा, और झूरेलाल भाई किसी का नाम हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, झूरेलाल वैसे कह दिया जाता है ना, तो किसी का नाम हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं कह रहा हूँ। ये झूरेलाल एक टेंडम व्यक्ति हैं, इन्हीं को मैं उदाहरण में लेता हूँ। तो झूरेलाल ने एक मच्छर को मारा। किसे? झूरेलाल ने एक मच्छर को मारा, और मच्छर मारने के बाद पुलिस ने इन्हें झूरेलाल को गिरफ्तार कर लिया। तो झूरेलाल ने कहा कि मुझे 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। पुलिस को कहा, और पुलिस का यह कर्तव्य है कि 24 घंटे के भीतर वह जो नजदीकी न्यायालय रहेगा वहां पर ले जाएगा। फिर उसके बाद झूरेलाल ने कहा कि आप आखिर पुलिस साहब मुझे आप शीघ्र ही कारण बताइए कि ये जो मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो झूरेलाल ने अपना कारण पूछा, और पुलिस को कारण बताना भी पड़ेगा। और तीसरा चीज, झूरेलाल अपने वकील से
अब इन्होंने मान लीजिए मच्छर को मारा है तो अपने वकील से बात करते हैं कि आप मुझे किसी ना किसी तरीके से आप मुझे छुड़वाइए। तो इस तरह से ये 3 बातें कही गई है। लेकिन 2 बातें और भी कही गई है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी शत्रु है। क्या है फ्रेंड्स? कोई विदेशी शत्रु है, कोई विदेशी शत्रु है, या निवारक निरोध में, निवारक निरोध का आशय आप गलत मत समझिएगा, निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति, इन दोनों को ये 3 स्वतंत्रताएं नहीं दी जाएगी। ये 3 बातों को पूछने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी शत्रु यानी आतंकवादी घुस आया है भारतीय सीमा के भीतर, तो उसे आप पुलिस चाहे जितने दिन तक जेल में बंद कर सकती है। ये शत्रु नहीं पूछ सकता कि मुझे क्यों बंद किया गया, चाहे जितने दिन तक, 3 महीने तक। निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये झूरेलाल है, कौन से? ये झूरेलाल है, तो झूरेलाल ने पहले एक मेला लगा था, उस मेले में इन्होंने बम फोड़ दिया। झूरेलाल ने मेला लगा था, उस मेले में बम फोड़ दिया। तो दूसरी बार जब मेला लगने वाला ही था, पुलिस ने आई और झूरेलाल को पकड़कर ले गई, जेल में बंद कर दी गई। पुलिस ने आई और झूरेलाल को लेकर जेल में बंद कर दी। अब झूरेलाल इस 3 बातें नहीं पूछ सकते, मतलब कि आपने क्यों मुझे पकड़ा, आप 24 घंटे के भीतर न्यायालय में ले जाइए, या वकील से बात, इस कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। जो इन्होंने झूरेलाल को पुलिस ने पकड़ा, मतलब कि आशंका की दृष्टि से, जो आशंका की दृष्टि से पुलिस ने पकड़ा, उसी को निरोधक कानून कहा जाता है। क्या? निरोधक कानून कहा जाता है। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति पर पुलिस को शंका होती है कि यह भविष्य में कोई गलत काम कर सकता है, तो उसे पुलिस बंद कर सकती है, लेकिन अधिकतम 3 महीने तक। 3 महीने तक वो व्यक्ति कुछ भी नहीं पूछ सकता, कुछ भी का मतलब 24 घंटे के भीतर ना तो पुलिस न्यायालय ले जाए या ना ले जाए, वो अपनी मर्जी है। और क्या कारण भी नहीं बताना पड़ेगा, और वकील से बात भी नहीं करने देगा। लेकिन 3 महीने बाद उस व्यक्ति को अगर और भी जेल में अंदर रखना है, तो आपको एक निवारक निरोधक क्या समिति बनानी पड़ेगी, और उस समिति की सिफारिश पर ही उस व्यक्ति को बंद किया जा सकता है। और उस बार जब बंद किया जाएगा तो ये 3 कारण बताना पड़ेगा कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है, और 24 घंटे के भीतर ही 24 घंटे में ही न्यायालय में ले जाया जाएगा। वकील से भी वो बात सलाह कर सकता है। जैसे एक रसुका है, क्या है? एक रसुका है। रसुका कानून है जो वो निवारक निरोधक कानून है। रसुका का आशय है, रस है राष्ट्रीय, र का है राष्ट्रीय, और सु का आशय है सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय है कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो रसुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यह एक निवारक निरोध कानून की है। मित्रों, तो ये आज की क्लास समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।